नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे प्रवास के प्रकार, कारण और उसके परिणाम। यानी कि प्रवास क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और प्रवास होने के बाद उसके क्या परिणाम है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ लिया था प्रवास, जो मानव भूगोल थी। मानव भूगोल में आपने प्रवास के बारे में जाना था कि प्रवास क्या होता है, लेकिन अंतर इसमें इतना ही है। उसमें हमने विश्व के आंकड़ों का अध्ययन किया था, आज हम इसमें भारत के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। भारत में किस प्रकार से प्रवास है और उसके क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम देखते हैं प्रवास। प्रवास क्या है? जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं? साधारण भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति चले गए, दूसरे स्थान से किसी अन्य स्थान पर चले गए, जाकर वो वहां पर रहने लग गए, उसको क्या कहेंगे हम? प्रवास। ठीक है। प्रवास अल्पकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। यानी कि एक छोटे समय के लिए भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, या लंबे समय के लिए भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यदि आज हम नीम का थाना से जयपुर जा रहे हैं, हमारे को जयपुर में कोई काम था, वो करके हम 1 या 2 दिन में वापस कहां आ गए? वापस नीम का थाना आ गए। यानी कि उस व्यक्ति ने क्या किया? प्रवास। क्या किया? प्रवास। यह दैनिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 1-2 दिन, दैनिक भी हो सकता है। आप घर से आए हो, विद्यालय में आए हो, आपने क्या किया है? प्रवास किया है। यह दैनिक प्रवास हो गया, अल्पकालिक प्रवास हो गया। मान लीजिए यहां पर आप विद्यालय से आ रहे हो और हॉस्टल में आप रुक रहे हो 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने, 5 महीने, तो आप वो क्या कर रहे हो? प्रवास कर रहे हो। ठीक है, वो अल्पकालिक प्रवास है। एक प्रवास होता है दीर्घकालिक, काफी लंबे समय के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति यहां से जयपुर चला गया, वो वहां पर जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो 1 साल, 2 साल या 5 साल तक पढ़ाई करके वापस आ जाता है, वो दीर्घकालिक प्रवास कहलाएगा। एक व्यक्ति यहां से दिल्ली चला गया और दिल्ली जाकर वहीं अपना रहने लग गया, वहीं पर बस गया, तो वो प्रवास स्थायी प्रवास कहलाएगा। यानी कि वहीं पर वो जाकर रहने लग गया, तो कौन सा प्रवास कहलाएगा? स्थायी प्रवास कहलाएगा। प्रवास किसको कहे? यानी कि एक व्यक्ति या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं या रहने लग जाते हैं या आवास बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। भारत की जनगणना देखिए 1872 में बहत्तर में प्रारंभ हुई। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। यानी कि 1872 में पूर्ण रूप से जनगणना नहीं हुई, सभी की जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई। और इसी संपूर्ण जनगणना में किसको जोड़ा गया था? प्रवास को भी जोड़ दिया गया था। भारत की जनगणना में 2 आधारों पर प्रवास की जनगणना होती है। एक तो जन्म का स्थान, इसके आधार पर, और दूसरी होती है निवास का स्थान। ठीक है, अर्थात जहां पे मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से जयपुर रह रहा है और जयपुर में जनगणना चल रही है, अब उस व्यक्ति की भी होगी ना, होगी जनगणना। अब उस व्यक्ति की जनगणना क्या होगी कि इसका जन्म स्थान कहां है। एक तो आधार ये हो गया कि जन्म स्थान मान लीजिए नीम का थाना में है,
तो उसके आधार पर उसकी जनगणना कर ली गई। ठीक है, एक उसको पूछा जाएगा कि भाई आप कितने वर्षों से रह रहे हो, उसको काफी लंबा समय हो गया है, तो उसकी जनगणना किसके आधार पर हो जाएगी, निवास के स्थान पर के आधार पर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि जयपुर में रह रहा है, वहां भी उस व्यक्ति को गिन लिया गया, और नीमका थाना में भी रह रहा है, नीमका थाना में भी जनगणना वाले आए और उसको भी गिन के ले गए, तो एक ही व्यक्ति की कहां पर दो बार गणना हो गई कि नहीं हुई, तो ऐसा नहीं हो गया। उसको पूछेंगे कि भाई आप यहां पे स्थायी रूप से रह रहे हो या नहीं। ठीक है, यदि स्थायी रूप से रह रहा है तो उसकी किस आधार पर जनगणना कर ली जाएगी, निवास के स्थान के आधार पर। यदि स्थायी रूप से नहीं रह रहा है कि भाई मैं तो यहां रोजगार के लिए आया हूं और वापस चला जाऊंगा, तो उसकी जनगणना किस आधार पर होगी, जन्म के स्थान के आधार पर। तो भारत में प्रवास की जो जनगणना होती है ये कितने आधार पे होती है, दो आधार पे की जाती है। अब हम देख लेते हैं प्रवास के मुख्य प्रकार। प्रवास के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार आंतरिक प्रवास और दूसरा प्रवास होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। यानी कि एक तो अंतर्देशीय प्रवास और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जो आंतरिक प्रवास है वो देश के भीतर ही होगा, यानी कि एक देश, जैसे हम देखते हैं कि हमारा भारत है, भारत में एक व्यक्ति जयपुर से बेंगलोर जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, ठीक है, या नीमका थाना से सीकर जा रहा है, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, इसको तो क्या कहेंगे हम, आंतरिक प्रवास। अर्थात एक ही देश के अंदर यदि व्यक्ति प्रवास करता है तो वो तो प्रवास कौन सा कहलाएगा, आंतरिक प्रवास ही कहलाएगा। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास कौन सा कहलाएगा, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चले जाना। यानी कि एक व्यक्ति भारत से कहां चला गया, चीन चला गया, तो वो प्रवास कौन सा कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। समझ में आई। एक राष्ट्र से अन्य राष्ट्र में प्रवास कर जाना या चले जाना क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा आंतरिक प्रवास के बारे में देखते हैं। जब एक राष्ट्र के लोग उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, आंतरिक प्रवास। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग कहां चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। भाई देश तो एक ही है, उत्तर प्रदेश भी भारत में है और मध्य प्रदेश भी भारत में है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहां चला गया, मध्य प्रदेश। बिहार का व्यक्ति कहां गया, राजस्थान। राजस्थान का व्यक्ति कहां चला गया, महाराष्ट्र में। ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास। प्रवास आपको समझ में ही आ गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक है, यह तो बात हुई आंतरिक प्रवास की। ठीक है, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराएं होती है। कितनी धाराएं होती है, 4 धाराएं। जो आंतरिक प्रवास होता है उसके मध्य कितनी धाराएं होती हैं, 4 धाराएं। चलो हम इन धाराओं को देखते हैं। कौन से प्रवास की बात कर रहे हैं हम, आंतरिक प्रवास की कर रहे हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कौन सा कहलाएगा, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। लेकिन जो आंतरिक प्रवास है वो एक ही देश के अंदर प्रवास होगा। जो एक ही देश के अंदर प्रवास हो रहा है उसकी 4 धाराएं हैं, यानी कि 4 प्रकार से होता है। वो धाराओं का मतलब है 4 प्रकार से होगा। या तो व्यक्ति गांव से गांव चला जाएगा, या व्यक्ति गांव से शहर चला जाएगा, या शहर से शहर जाएगा, या शहर से गांव आएगा। ये 4 प्रकार हैं प्रवास के। कौन से प्रवास के, आंतरिक प्रवास के। चलो इन्हीं का अध्ययन करते हैं। पहला जो प्रवास है, कि कौन से प्रवास की बात कर रहे हैं हम, आंतरिक प्रवास के। पहला आंतरिक प्रवास की जो धारा होगी या प्रकार होगा वो ग्रामीण से शहर। दूसरा होगा ग्रामीण से ग्रामीण।
ठीक है। तीसरा होगा शहर से शहर। चौथा होगा शहर से ग्रामीण। देखो 4 प्रकार हो गए। पहला ग्रामीण से शहर, दूसरा ग्रामीण से ग्रामीण, तीसरा शहर से शहर, चौथा शहर से ग्रामीण। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसमें देखा जाएगा? पुरुषों में देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा? पुरुषों। जो गांव से शहर की ओर हो रहा है वो सबसे ज्यादा प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के माध्यम से किया जाता है। क्यों? कारण है इसका। क्या कारण है? पुरुष गांव से शहर किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए जाते हैं। किसके लिए जाएंगे? रोजगार के लिए। तो प्रमुख कारण क्या हो गया? रोजगार का हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्रश्न बनता है यहां पे कि ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास सर्वाधिक किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाएगा। समझ में आ गई? इसके अलावा भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ग्रामीण से शहर में प्रवास मात्र रोजगार के लिए किया जाता है। नहीं, दूसरे भी कारण हैं। शिक्षा के लिए भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। अन्य कारण है जिनके लिए हम जो ग्रामीण से शहरों की ओर व्यापार कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि केवल पुरुषों के द्वारा ही होगा, ये स्त्रियों के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि सर्वाधिक ग्रामीण से शहर की ओर जो प्रवास होगा वो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा और मुख्य उद्देश्य उनका क्या रहता है? रोजगार ही रहता है। बहुत ही सरल पाठ है ये, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ भी है और आपके आम जीवन में काम आने वाला है। आप यहां से जयपुर जाते हैं, अभी मान लीजिए अगली साल आप इस साल सीनियर कर लोगे, अगली साल आप महारानी कॉलेज में जाओगे या राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है, एमडीएस यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? या तो जयपुर जाओगे या अजमेर जाओगे या जोधपुर जाओगे या दिल्ली जाओगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? वो प्रवास। क्या किया आपने? प्रवास, ठीक है। थोड़े और बड़े होगे, परिवार रहेगा आपका, आप कमाने के लिए जाओगे, गांव में रोजगार की मात्रा कम है, रोजगार कहां है? शहरों में है, आप रोजगार के लिए जाओगे, ठीक है। तो यही बात है कि ग्रामीण से शहरों में कौन ज्यादा प्रवास कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? रोजगार के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, दूसरा प्रवास की जो धारा है वो ग्रामीण से ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण। जैसे गांव से गांव में चले गए, ठीक है, आप अपने गांव से किसी दूसरे गांव में चले गए। आज हम सुबह सुबह मजदूरों को देखते हैं, जो कारीगर हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। मान लीजिए कहीं दूसरी जगह मकान बन रहा है दूसरे गांव में, तो मजदूर क्या करेगा? अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो कैसा प्रवास हो गया? ग्रामीण से ग्रामीण। भाई गांव से कहां जा रहा है वो? गांव। एक किसान है, अपनी सब्जी ली और दूसरे गांव में बेचकर आ रहा है। क्या कर रहा है वो? प्रवास कर रहा है। कौन सा प्रवास कर रहा है? ग्रामीण से ग्रामीण। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया जाएगा? स्त्रियों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? स्त्रियों के द्वारा किया जाएगा। किसके माध्यम से? सॉरी, किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा, ठीक है। ये क्यों किया जाएगा स्त्रियों के द्वारा सबसे ज्यादा? क्योंकि स्त्रियों का क्या हो जाता है? विवाह, शादी हो जाती है।
और शादी होने के बाद में स्त्री अपने ससुराल में रहती है या पीहर में रहती है? ससुराल में रहती है। या फिर कई बार देखा भी जाता है कि लड़की अपने ससुराल पीहर में ही रहती है क्या? बहुत ही कम रहती है। ठीक है, लेकिन स्त्रियां अपने पीहर को छोड़कर कहां चली जाती है? ससुराल, और वहीं रहना प्रारंभ कर देती हैं। तो सबसे ज्यादा प्रवास किसके द्वारा हुआ? ये स्त्रियों के द्वारा। किसके कारण हुआ? विवाह के कारण हुआ। प्रवास किसके कारण हुआ? विवाह के कारण। अब इसमें भी यही बात है कि पूरा का पूरा स्त्रियों के द्वारा ही नहीं बल्कि पुरुषों के द्वारा भी होता है। जे में इसके विपरीत है, स्त्रियां अपने ससुराल नहीं जाती, अपने पीहर में ही रहती हैं। जो पुरुष है उसको किस में आना पड़ता है? अपने ससुराल में रहना पड़ता है। ठीक है, अपने गांव को छोड़कर। केवल ये ही उल्टा है। ठीक, और ये कारण है कि स्त्रियों को तवज्जो ज्यादा दिया जाता है उस राज्य में, इसलिए वो अपने घर में ही रहती है, पुरुष को उसके घर में आना पड़ता है। ठीक, तीसरा, शहर से शहर। कौन सा प्रवास है? शहर से शहर। ये जो प्रवास हो रहा है ये या तो शिक्षा की वजह से होगा या स्वास्थ्य की वजह से होगा। ठीक है, या अन्य जो उच्च सेवाएं प्राप्त करनी है उसके कारण शहर से शहर क्या होगा? प्रवास होगा। ठीक है, चौथा, शहर से ग्रामीण। शहर से ग्रामीण भी प्रवास होगा, यानी कि व्यक्ति शहर से कहां पर आएंगे? गांव की ओर। अब ये क्यों होगा? सबसे ज्यादा होता है ये स्वास्थ्य के कारण। ठीक है, स्वास्थ्य के कारण क्यों होता है? कि जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण जो प्रदूषित ना हो उससे बचने के लिए कहाँ रहना पसंद करते हैं? गांव में, कि उनको अच्छा पर्यावरण मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले। इसके लिए वो दिन में तो काम करेंगे शहर में और वापस रात को कहाँ आ जाएंगे? गांव में आ जाएंगे, यानी कि शुद्ध हवा और शुद्ध पर्यावरण के लिए वो गांव में आ जाते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा, स्वास्थ्य में कई बार डॉक्टर की सलाह के द्वारा, डॉक्टर सलाह देता है कई रोगियों को कि आप कहां जाकर रहो? गांव में जाकर रहो या प्रकृति में जाकर रहो। तो प्रकृति कहां मिलेगी हमारे को? गांव में मिलेगी, शहरों में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए यह प्रवास होता है। ठीक है, आज जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग सर्वाधिक कौन सा प्रवास करते हैं? शहर से ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, यह दूसरा कारण यह है कि जो रोजगार है, रोजगार के कारण भी प्रवास किस में होता है? शहर से गांव की ओर होता है। मान लीजिए एक जयपुर का डॉक्टर है, जयपुर का उस डॉक्टर का निवास स्थान कहां है? जयपुर। मान लीजिए उस डॉक्टर या अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी सरकारी सर्वेंट है, नौकर है, यदि उसका किसी गांव में ट्रांसफर हो जाता है, अब वो शहर में रहेगा या गांव में? गांव में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या देनी है? गांव में सेवाएं देनी है। तो कौन सा प्रवास हो गया? शहर से ग्रामीण। तो इसके लिए भी प्रवास करना पड़ता है। तो ये चार धाराएं हुई किसकी? आंतरिक प्रवास की। ठीक है, यानी कि एक ही देश के अंदर चार धाराओं के द्वारा क्या किया जाता है? प्रवास किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास की। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति या समूह एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में रहने लग जाता है तो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी के? अंतरराष्ट्रीय प्रवास यानी कि एक देश से दूसरे देश में चला गया, वो क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर ले, हम भारत से चीन चला गया कोई व्यक्ति, भारत से अमेरिका चला गया, बाहर से सूडान चला गया, भारत से यमन चला गया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रवास कैसे हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में एक होता है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। क्या होता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास वो है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक महाद्वीप से
दूसरे महाद्वीप में यदि चला जाए तो उसको कहेंगे अंतर महाद्वीपीय प्रवास। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत से गया एक व्यक्ति और कहां चला गया, चीन चला गया। एक व्यक्ति भारत से गया और कहां चला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। अब यह प्रवास तो क्या कहलाया, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। यह प्रवास क्या कहलाया, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दोनों ही प्रवास कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। यदि मान लीजिए यहीं पर आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से अंतर महाद्वीपीय प्रवास कौन सा है, क्या पूछा मैंने, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कौन सा है। मान लीजिए एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं, भारत से कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। और एक उदाहरण है भारत से कहां चला गया, जापान चला गया। अब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से अंतर महाद्वीपीय प्रवास कौन सा है, कौन सा होगा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जापान, चीन और पाकिस्तान तीनों ही कौन से महाद्वीप में है, एशिया में है। और जो यूएसए है वो कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में। तो एशिया से कौन से महाद्वीप में गया, उत्तरी अमेरिका में गया। तो यह प्रवास कौन सा कहलाएगा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। समझ में आ गई, तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो देशों के नियम के अधीन ही संभव है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास उसी समय कर सकते हैं जब दोनों राष्ट्रों के जो नियम हैं वो प्रवास के लिए सहमत हो। जैसे हम यहां से कनाडा जाते हैं, दोनों राष्ट्रों में सहमति है कि आप कनाडा आ सकते हो और कनाडा के लोग भारत में आ सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या हम पाकिस्तान में प्रवास करते हैं, क्या नहीं करते, कि दोनों देशों में यह सहमति नहीं बन रही है कि हम दोनों देशों के जो लोग हैं वो प्रवास कर सके। ठीक है, ना पाकिस्तान के हमारे आ सकते हैं, ना हम पाकिस्तान में जा सकते हैं। कोई रियर चांस होता है, जैसे एक दो चांस होते हैं, उनके लिए छूट मिली हुई है। या तो स्वास्थ्य संबंधी, यानी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, पाकिस्तान गरीब राष्ट्र है तो वहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज्यादा मुहिम नहीं होती है, तो वहां के व्यक्ति कहां पे आते हैं, स्वास्थ्य के लिए भारत में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सांस्कृतिक या धार्मिक समझौता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे अजमेर में दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उस दरगाह के समय पाकिस्तान के लोग यहां पे दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो कुछ ही समझौते हैं जिनके द्वारा प्रवास होता है, अन्यथा प्रवास नहीं होता दोनों देशों में। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए दोनों देशों की सहमति होना आवश्यक है, तभी हम प्रवास कर सकते हैं। तो अंतरदेशीय में होती है क्या ऐसी, अंतरदेशीय में होती है क्या, आंतरिक प्रवास में, आंतरिक प्रवास में नहीं होती है सहमति। हम हमारे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कोई किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे हम राजस्थान से कहां चले जाएं, मध्य प्रदेश, कोई अनुमति लेनी पड़ती है क्या, नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, हम बिहार के लोग राजस्थान में आ सकते हैं, अनुमति लेके आते हैं क्या, वो नहीं लेके आते। अनुमति चली थी क्या कभी भारत में कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो अनुमति लेके जाओगे, ऐसी स्थिति बनी है क्या कभी? ऐसी स्थिति बनी थी कोरोना काल में, जो कोविड समय था, उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि उत्तर प्रदेश के लोग या बाहरी व्यक्ति, कहीं भी राजस्थान से उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से राजस्थान जो लोग आवागमन कर रहे थे, उनको अनुमति लेनी पड़ रही थी। ठीक है, और वो भी अनुमति किस चीज की थी कि जो कोविड नेगेटिव है वो आ सकता है, यदि पॉजिटिव है तो वो
नहीं आ सकता, वहीं पर रहेगा। ये कुछ समय, ये जो महामारी चली उस महामारी में किया गया था ये, और बाकी हमारे देश में ऐसी कोई नहीं है कि हम हमारे देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के हम भ्रमण कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब हम बात करते हैं प्रवास के कारक। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रवास को बढ़ाने में या घटाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो प्रवास को दो ही कारक हैं, या तो प्रवास को बढ़ाएंगे या प्रवास को कम करेंगे। ठीक है, वो है, एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। कौन से है? प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। अंग्रेजी में कहते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ठीक है, अंग्रेजी में नाम है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। यानी कि प्रतिकर्ष को तो कहते हैं पुश फैक्टर और अपकर्ष को कहते हैं पुल फैक्टर। देखो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? प्रतिकर्ष कारक होगा क्या? जो प्रवास को दूर हटाता है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक जो दूर हटाता है उसको प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, और प्रकाश को जो आकर्षित करता है, बढ़ावा देता है, उसको क्या कहेंगे? अपकर्ष कारक कहेंगे। कई गेट के ऊपर लिखा होता है पुश, PUSS, पुश यानी धक्का देना, पुल बांधना, पुल बांधना। ठीक है, वे कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस स्कूल में रह रहा हूं, ठीक है, मेरे को ऐसे कोई कारक जो इस स्कूल से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दे, वो कारक तो कौन से कहलाएंगे? प्रतिकर्षी कारक। आप अपने गांव में निवास कर रहे हो, गांव में ऐसे कारक हो जाएं, ऐसे कारक बन जाएं, ऐसे कारण हो जाएं कि आपको वो कारण गांव को छोड़ने के लिए मजबूर कर दें, वो कारक तो कौन से कहलाएंगे? प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। जैसे आप अपने गांव में रह रहे हो, आपके गांव में लाइट नहीं है, आपके गांव में पानी पीने की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे गांव में जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वो कौन से कारक हो गए? जो ये लाइट और जल थे, ये कौन से कारक हुए? प्रतिकर्ष कारक हुए। यानी कि आपको उस गांव से क्या हो गया? बाहर निकालने के लिए आपको मजबूर बना दिया। तो वो हो गए प्रतिकर्षी कारक। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन आदि के अभाव के कारण प्रवास कर जाते हैं। भाई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर क्यों जाता है? या तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, या जैसे आधारभूत सेवाएं हैं जैसे बिजली है, जल है, इनकी प्राप्ति के लिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए, परिवहन के लिए। ठीक है, तो जो ये कारक हैं, ये कारक आपको बाध्य कर दें अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने के लिए, तो वो कारक कौन से कहलाएंगे? प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। दूसरी चीज, जो दूसरा है अपकर्ष कारक, वे कारक जो प्रवास को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन कारकों को क्या कहेंगे? अपकर्ष कारक। यानी कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर सुविधाएं हैं, बहुत बढ़िया स्थान है, वहां की संस्कृति बढ़िया है, वहां की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, वहां का समाज बढ़िया है, वहां का पर्यावरण बढ़िया है, तो
तो लोग उस ओर आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो वो कारक कौन से कहलाएंगे? अपकर्षी कारक। अर्थात जो प्रवास को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, या लोगों को उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे और दूसरे स्थान के ऊपर आने के लिए मजबूर कर दे, उनको कौन से कारक कहेंगे? अपकर्ष कारक कहेंगे। जैसे लोग गांवों से कहां जाते हैं? शहरों की ओर। तो शहर लोगों को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, क्योंकि शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है, जिससे मानव उनकी ओर आकर्षित होता है। गांव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर क्यों जाएगा? रोजगार प्राप्त करने के लिए, नियमित काम का मिलना। शहरों में नियमित काम मिलता है, गांव में नहीं मिलता। गांव में आज मजदूरी मिल गई, 2 दिन नहीं मिली, तीसरे दिन मिल गई, लेकिन शहरों में नियमित रोजगार मिलता है, नियमित मजदूरी मिलती है। उसके लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऊंचा वेतन, वेतन भी ऊंचा होता है शहरों में। गांव में कम वेतन मिलता है मजदूरी के रूप में, शहरों में ज्यादा मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन आदि सुविधाएं उन लोगों को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसलिए लोग शहरों की ओर जाते हैं। तो ऐसे फैक्टर जो हैं उनको कहेंगे, कौन से फैक्टर कहेंगे? पुल फैक्टर कहेंगे, अपकर्ष कारक कहेंगे। प्रवास करने के 5 कारक होते हैं। जो प्रवास होता है उसके 5 कारक हैं। जैसे पहला कारक है आर्थिक कारक। ये जो आर्थिक कारक है ये प्रवास करने के लिए लोगों को क्या करता है? बाध्य करता है। आर्थिक कारक की वजह से लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। देखो, ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। भाई गांव में क्या काम करते हैं? लोग खेती का काम करते हैं। सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या रहता है? ज्यादा। यानी भूमि तो सीमित ही है उनके पास में, भाई निश्चित भूमि है, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो एक परिवार का भरण पोषण उस जमीन के ऊपर नहीं हो सकता, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रोजगार क्यों चाहिए? आर्थिक वृद्धि के लिए चाहिए उनको। तो ये आर्थिक कारक प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्रवास को कर रहा है। सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग नगरों की ओर जाकर नगरों में बसना प्रारंभ कर देते हैं। उद्गम स्थान पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी इत्यादि प्रतिकर्ष कारक लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। अब देखो, इसी में यह हो जाएगा, यानी कि हमने आर्थिक कारक में एक तो जो प्रवास के जो कारक है, पहली चीज ये सुन लीजिए, प्रवास के जो भी कारक हैं, जैसे आर्थिक कारक हो, सामाजिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो, कोई भी कारक हो, उसके 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो आर्थिक कारक, एक तो आर्थिक कारक उसको अपकर्षित करेंगे और एक आर्थिक कारक उसको प्रतिकर्षित करेंगे। अपकर्ष जो कारक है वो तो ये होगा, जैसे हमने उदाहरण लिया, एक तो गांव का और एक शहर का। ठीक है? एक तो क्या हो गया? गांव हो गया और एक शहर हो गया। अब गांव में तो रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं थी, अन्य सेवाएं नहीं थी, और शहर में वो सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है? यानी कि उस आर्थिक कारक के कारण गांव के लोग कहां चले गए? शहर में। ठीक है? दूसरा प्रतिकर्ष कारक कौन से हुए? गांव में जो रोजगार नहीं था उसकी वजह से कहां गए? वो शहर।
ठीक है, तो ये जो आर्थिक कारक है ये किसको प्रभावित कर रहा है? प्रवास को प्रभावित कर रहा है। दूसरा कारक है अवसंरचनात्मक कारक। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। भाई गांव में शिक्षा तो है, लेकिन क्या उच्च शिक्षा है गांव में? उच्च शिक्षा नहीं है। जैसे अभी आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो, आपके पास में यहां सीनियर है, सीनियर स्कूल है, लेकिन इस गांव में तो यानी कि इस विद्यालय में तो आपके पास में क्या है? उच्च शिक्षा भी है। भाई कॉलेज भी इसी स्कूल में है कि नहीं है? तो आप तो पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉलेज के बाद में बीएड है, बीएड में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मान लीजिए यूजी करनी है, सॉरी पीजी करनी है। यूजी तो आपने यहां से कर ली, अंडर ग्रेजुएट यानी कॉलेज, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट जो करनी है, एमए वगैरह करनी है, उसके लिए कहां जाओगे आप? शहर में जाना पड़ेगा। आप जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? या कई गांव ऐसे हैं जिनमें केवल प्राथमिक विद्यालय ही है, या माध्यमिक विद्यालय है, या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो कॉलेज नहीं है वहां पर। तो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे? शहर में जाएंगे, जाना पड़ेगा उसको। ये कौन सी सुविधाएं हैं? आधारभूत सुविधाएं या अवसंरचनात्मक कारक हैं ये। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन है, मनोरंजन है, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने के लिए मजबूरी कर देती है। तो ये कौन से कारक आएंगे? अवसंरचनात्मक कारक। अगला जो कारक है वो है सामाजिक कारक। सांस्कृतिक कारक या सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाना पड़ता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या प्रवास करना पड़ता है। भाई सामाजिक कारक में क्या होगा कि भाई हमारा समाज में जो मान्यता है वो क्या है? जब लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो वो अपने घर नहीं रहती ना। आप रहते हो क्या? कोई आपका तो विवाह ही नहीं हुआ है ना, तो गांव में अपने परिवार में मतलब माता पिता के पास में रहोगे। जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद कहां जाना होगा? ससुराल में। तो प्रवास हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि विवाह के कारण। और ये विवाह जो कारक था वो कैसा था? सामाजिक था, सांस्कृतिक था। हमारी संस्कृति ऐसी है कि लड़की की शादी के बाद में कहां रहना पड़ेगा? ससुराल में रहना पड़ेगा। अन्य सामाजिक कारक भी होते हैं। आप मान लीजिए एक मोहल्ले में रहते हो, वहां का समाज गंदा है। गंदे का मतलब वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, चोरी डकैती होती है, या गंदगी है, तो आप क्या करोगे? उस समाज को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे समाज में चले जाओगे, जहां पर वो समाज अच्छा है, वहां की संस्कृति अच्छी है, उस समाज में रहना पसंद करोगे। जिस प्रकार से कई जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो गांवों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वो पर्यटन पेइंग गेस्ट के रूप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान की संस्कृति अच्छी है, उस संस्कृति को देखने के लिए, वहां के समाज को देखने के लिए वो पर्यटन कहां रहना पसंद करेंगे? गांव में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये समाज और संस्कृति प्रवास को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में यदि किसी राष्ट्र में मान लो युद्ध होते रहते हैं, शांति नहीं है, तो वहां के लोग क्या करते हैं? प्रवास कर जाते हैं। और किसी राष्ट्र में शांति है, युद्ध नहीं है, राजनीतिक स्थिरता है, वहां वो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे हम अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान के कई लोग प्रवास कर गए, ठीक है, दूसरे देशों में, क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है वहां, तो दूसरे राष्ट्रों में लोग प्रवास कर गए, ठीक है। यदि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में दूसरे राष्ट्रों में से, यानी कि पहली चीज तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो
जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहां से लोग प्रवास करते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी हैं वो कौन से राष्ट्र के हैं? बांग्लादेश के। कौन से राष्ट्र के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी हैं वो कौन से राष्ट्र से हैं? बांग्लादेश से। ठीक है, ये जो और हमारे भी देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। जैसे हमारे देश के लोग कनाडा में चले गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए, ब्रिटेन में चले गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वहां पर किसके लिए जाते हैं? पहली चीज तो या तो रोजगार के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा किसके लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। दूसरी चीज या वो शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रवास की 3 स्थितियां रही। हमारे देश में कितनी स्थितियां बनी? 3 स्थितियां। 3 स्थितियां कौन कौन सी बनी? पहली स्थिति बनी कि शुरू में जब हम ब्रिटेन के अधीन थे, हम उस समय जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के या यूरोप राष्ट्रों के, जितने भी उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में लोगों को प्रवास करना पड़ता था। किस कारण से? सबसे पहली स्थिति बता रहा हूं मैं, जो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं कि जैसे भारत किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। तो ब्रिटेन वासियों ने भारत से व्यक्ति उठाए और दूसरे देशों में उन व्यक्तियों को भेज दिया। उनको कहते थे गिरमिटिया मजदूर। अर्थात भारत से ये एक व्यक्ति को कहा कि आपको 2 साल के लिए अफ्रीकी राष्ट्रों में जाना है, अफ्रीका के राष्ट्रों में, किसी भी राष्ट्र में भेज दिया, वहां पर आपको काम करना होगा। ऐसे मजदूर, अनुबंधित मजदूर, मतलब क्या हो गया इसका? अनुबंधित मजदूर। 2 साल रहना है तो 2 साल ही रहना है। ठीक है, अब उनमें से कई व्यक्ति तो वापस भारत में आ गए, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से, जो हमारे देश से कहां चले गए? दूसरे देशों में रोजगार के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, उन व्यक्तियों को कहते हैं डायोस्पोर। क्या कहते हैं? डायोस्पोर। क्या कहते हैं? डायास्पोर कहते हैं। अर्थात ये लोग क्या करते हैं? हमारे देश से कहां चले गए? दूसरे देशों में। किसके लिए चले गए? रोजगार के लिए चले गए। वहां से ये क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे और पैसे कमाकर कहां भेज देंगे? वापस भारत में भेज देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हुंडी। क्या कहते हैं? हुंडी। हुंडी क्या है? यानी कि जो लोग विदेशों में जाकर रहते हैं और विदेशी जो मुद्रा है उसको कहां भेजते हैं? हमारे देश में वापस भेज देते हैं। उस किसके माध्यम से भेजते हैं? हुंडी के माध्यम से। किसके माध्यम से? हुंडी के माध्यम से। यानी डायरेक्ट पैसे नहीं लेके आ सकता वो, कि वहां पर कमाए और अपनी जेब में रखे पैसे और भारत में आ गया, ऐसा नहीं होता है। वहां कमा रहा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कनाडा में रह रहा है, कनाडा को उसको वहां की मुद्रा में पैसे दिए जाएंगे। उन पैसों को आजकल तो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, सीधा बैंक से बैंक, नेटवर्किंग हो गया, तो उसको भी क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। हुंडी के माध्यम से वो अपने परिवार वालों को वो पैसे भेज देता है। ठीक है, इसमें भारत को काफी फायदा होता है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का जो सर्जन होता है वो ज्यादातर किससे होता है? हुंडी से होता है। ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं ऐसे लोग, उनको क्या कहते हैं? डायस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्पोर। तो भारत में पहली जो अवस्था चली
वो गिरमिटिया मजदूर के माध्यम से चली, यानी कि जो ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, हमारे यहां से व्यक्तियों को भेजा जाता था दूसरे देशों में, किसके लिए? जो रोपण कृषि चली थी, ब्रिटेन वासियों ने या यूरोप के जितने राष्ट्र थे जो दूसरे राष्ट्रों को उपनिवेश बना रखा था, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाले देशों में रोपण कृषि का कार्य प्रारंभ किया था। तो रोपण कृषि के लिए व्यक्तियों को क्या कहां भेजा? दूसरे देशों में भेजा। दूसरी अवस्था उस समय चली जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई और दूसरे राष्ट्रों में उद्योग लगना प्रारंभ हो गए, तो लोग अपने व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, या रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाना प्रारंभ कर दिया। और तीसरी अवस्था वर्तमान में चल रही है कि लोग रोजगार के लिए तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जो उच्च तकनीकी है, जो तृतीयक या चतुर्थक या पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं, वो विदेशों में जा रहे हैं, दूसरे राष्ट्रों में जा रहे हैं। इस प्रकार से भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की 3 अवस्थाएं चली हैं। तो राजनीतिक कारक बढ़ा रहे थे हम। राजनीतिक कारक में प्रवास, युद्ध, अशांति, स्थानीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय या धार्मिक दंगों के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से लोग कहां आ गए? भारत के जो अन्य राज्य थे वहां पर आ गए। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा कि कश्मीर में जो आतंकवाद जैसी घटनाएं थी, उसके कारण लोग, जो कश्मीरी पंडित थे, वो कश्मीरी पंडित अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत के आंतरिक भागों यानी अन्य राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या अन्य स्थानों के ऊपर पहुंच गए। ये किसकी वजह से? जो अशांति फैली हुई थी कश्मीर में, युद्ध जैसी स्थिति थी, तो आतंकवाद जैसी स्थिति थी, उसके कारण। और ये किस में आ रही है? राजनीतिक कारक के अंतर्गत आ रही है। तो ये राजनीतिक कारक भी प्रवास को क्या करता है? या तो बढ़ावा देता है, या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, या उसको आकर्षित करेगा। अगला जो कारक है वो है प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, सूखा है, यदि किसी स्थान पर यह प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं तो वहां से लोग दूसरे सुरक्षित स्थानों के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो प्राकृतिक कारक प्रवास को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया? प्रवास करने के लिए उत्तरदायी कारक बने कि नहीं बने? जैसे कोई क्षेत्र है जहां पर आए दिन बाढ़ आती है, तो वहां से लोग कहां गमन कर जाते हैं? सुरक्षित स्थानों पर गमन कर जाते हैं। जहां सूखा पड़ता है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर गमन कर जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो कारक है वो प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं।